हम और आप जिस प्लानेट अर्थ पे रहते हैं, इस प्लानेट अर्थ का सेंटर स्टार है हमारा सन। और सन के जैसे और इससे कई लाखों गुना बड़े करोड़ों स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी को कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। ऐसे कई गैलेक्सीज, लाखों गैलेक्सीज आपस में मिलती हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाती हैं, जिनको लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है। और ये लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज आपस में मिलकर क्लस्टर्स बनाती हैं, जो फिर आगे चल करके सुपर क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारे सुपर क्लस्टर्स, जिसमें कि हमारे सन से भी करोड़ों गुना बड़े बड़े स्टार्स, मैग्नेटार्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज अवेलेबल हैं, ये सभी मिलकर हमारे इस विजिबल यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। इस विजिबल यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, जो भी सन के जैसे या फिर इनसे बड़े स्टार्स, ये सभी एक कारखाना की तरह एक्ट करता है। और ये इस कारखाने में एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये कि ये जितने भी स्टार्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स को तैयार करने का कारखाना है ये, क्योंकि इन स्टार्स में हाइड्रोजन का बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यानी स्टार्स में ज़्यादातर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, और इन न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन पहले हीलियम में कन्वर्ट होता है फ्यूजन प्रोसेस से, और फिर फ्यूजन से ही हाइड्रोजन हीलियम आपस में फ्यूज होते हैं, जो लिथियम का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर हीलियम एंड लिथियम आपस में फ्यूज होता है, फिर अगला एलिमेंट बनाता है। और इस तरह से एक स्टार के अंदर सारे एलिमेंट्स का फॉर्मेशन फ्यूजन प्रोसेस से होता है। लेकिन एक जनरल स्टार में अप टू आयरन तक के ही एलिमेंट प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होता है, वो बेसिक जनरल फ्यूजन प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। तो वैसे स्टार्स जिनमें कि आयरन से बड़े एलिमेंट्स, आयरन से हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, वो होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद। सुपरनोवा बेसिकली बिग बैंग के बाद होने वाला सबसे बड़ा धमाका माना जाता है। इसमें जब कोई भी स्टार अगर सन से 15 टाइम्स और उससे ज़्यादा अगर वो मल्टीपल अगर हैवियर है, बड़ा अगर है, तो उसके लाइफ के एंड टाइमिंग में उस स्टार का जो कोर है वो अंदर की ओर सिकुड़ता चला जाता है और बाहरी भाग बाहर की ओर फैलना शुरू हो जाता है। यानी उस स्टार के अंदर लगने वाले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अनबैलेंस हो जाती हैं, और इसी अनबैलेंसिंग के कारण वो बाहरी जो कवच होता है वो एक ब्लास्टिंग के साथ ब्रस्ट करता है उस बड़े स्टार का। तो जो वो कवच जो ब्लास्टिंग ब्रस्ट करता है, तो ब्रस्ट करने में वो पहले तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा मात्रा वो रिलीज करता है, साथ ही साथ जो वो मलबा इमिट करता है उसमें आयरन से भी ऊपर के एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब उनका सिंथेसिस होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो प्रिपेयर्ड होते हैं। यानी आयरन तक के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी स्टार्स में प्रिपेयर्ड होते हैं, और उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सुपरनोवा विस्फोट में प्रिपेयर्ड होते हैं। सो एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मेथड। हम अगर कोई भी केमिकल मेथड अगर लगा लें तो इन एलिमेंट्स को हम फर्दर सिंपलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होते हैं। यानी हमारे चारों तरफ जो भी मैटर मिलते हैं, इनमें सबसे सिंपल हमारा एलिमेंट होता है, और इन एलिमेंट्स का जो प्रिपरेशन है वो स्टार में फ्यूजन प्रोसेस से होता है। तो हमारे अर्थ पे मिलने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, इनको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया है, एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ये कैटेगरी इनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग टू इनका क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट हम करते हैं, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को बेसिकली उनके हम सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इन एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई किया गया है वो उनके फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू। वैसे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं देखता हूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 जिसको कि हम अल्कली मेटल बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 2 जिनको कि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल हम बोलते हैं, तो ये दोनों के ही सारे एलिमेंट्स में आप देखेंगे कि आउटर ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट ग्रुप 1 के एलिमेंट्स 1 कंसिस्ट करते हैं, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स 2 कंसिस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही ग्रुप यानी अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको कि हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोल रहे हैं, इनके वैलेंस ऑर्बिट में कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ये 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली रिलीज हो सकते हैं। इसका कारण है कि इन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो वैल्यू बहुत ही कम होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल
को आप उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हो जो कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए नीडेड एनर्जी हो। तो जितना एनर्जी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए नीडेड होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिन एलिमेंट्स का कम होता है उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, और इस तरह के एलिमेंट्स को हम मेटल के रूप में कैटेगराइज करते हैं। इट मींस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज नहीं करता है। जब आप उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हो जिसको कि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, तब जाकर के वो मेटल उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जिस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर किसी एलिमेंट का अगर कम है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा तो साइज के बड़ा होने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, और जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा तो वैसे केस में मेटालिक टेंडेंसी ज्यादा होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी ज्यादा होंगी। वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है जो कि उसके वैलेंस ऑर्बिट में अवेलेबल है। जैसा अगर हम सोडियम एंड पोटासियम को अगर कंपैरिजन करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 एंड पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। तो पोटासियम का साइज है हमारा बड़ा क्योंकि इसमें 4 ऑर्बिट है। तो 4 ऑर्बिट है तो वैसे केस में जो वैलेंस ऑर्बिट के ऊपर लगने वाला न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा उसका वैल्यू कम होगा, यानी इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम लगेगा, यानी आप बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से पोटासियम के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में 3 ऑर्बिट्स हैं, 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम के वैलेंस ऑर्बिट में अवेलेबल है तो उसके ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा। वैसे केस में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको नीडेड होगा उस वैलेंस ऑर्बिट को निकालने के लिए। यानी अगर हम सोडियम और पोटासियम को अगर कंपैरिजन करें तो पोटासियम की मेटालिक टेंडेंसी ज्यादा होगी और सोडियम की मेटालिक टेंडेंसी कम होगी क्योंकि पोटासियम का साइज बड़ा है। एटम का अगर साइज अगर बड़ा होगा तो वैसे केस में ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के वैल्यूज कम हो जाएंगे, और जब ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू जैसे ही कम होगा तो वैसे केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कम होने से उसमें मेटालिक टेंडेंसी ज्यादा होगा और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। यही कारण है कि जैसे ही पीरियोडिक टेबल में हम डाउन टू ग्रुप आते हैं, जब हम ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो वैसे केस में मेटालिक टेंडेंसी इंक्रीज करता है। वहीं जब हम पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो वैसे केस में चूंकि किसी भी एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कांस्टेंट हो जाती हैं। तो वैसे केस में जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर कांस्टेंट हो और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाए ग्रेजुअली, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रही हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट हैं तो वैसे केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के वैल्यूज बढ़ जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन काम करता है। उस ज्यादा अट्रैक्शन लगने के कारण उन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है, और यही कारण है कि जो डी ब्लॉक के जो भी मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लिटिल बिट कम होती है कंपैरिजन टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। तो आप डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हमारे पास होंगे ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, इन सब जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हुआ ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, और इनमें जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ग्रुप नंबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है जो कि अनपेयर्ड होता है। जब आप ग्रुप नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी में और ये दोनों ही अनपेयर्ड होते हैं। D3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, D4 में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो जैसे जैसे हम इस ग्रुप में आगे बढ़ते हैं और जब हम D5 तक आते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाती है 5, और ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म्ड होता है। यानी यहाँ वाले जो भी ग्रुप नंबर 7 वाले मेटल होते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होते हैं। और जैसे ही फिर हम D6 में आते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है तो 4 अनपेयर्ड बचते हैं। अगेन फिर यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ पे 0 अनपेयर्ड है। तो जब आप ग्रुप नंबर 11 तक आएंगे तो स्ट्रेंथ जो है वो लिटिल बिट फिर डिक्रीज करेगा, और जैसे ही आप 12th नंबर ग्रुप में आएंगे जहाँ की पांचों के पांचों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं,
यानी यहाँ पर आपका टोटल 5 पेयर बना हुआ है D10 के लिए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिनको कि हम बेसिकली कैडमियम बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, Hg, जिंक बोलते हैं, तो ये सभी ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट हैं। तो इनमें जो बॉन्डिंग होता है वो वीक बॉन्डिंग होता है इनके केस में, और ये कारण है कि इनका हार्डनेस कम होता है और ये ट्रांजिशन मेटल के रूप में काउंट नहीं किए जाते हैं। इसका कारण है कि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। इनके पास जो भी d ऑर्बिटल है तो d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और पांचों ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। तो इस पेयर के होने के कारण इनमें ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप वालों में नहीं मिलती है। वहीं पर जो मैक्सिमम अनपेयर्ड कंसिस्ट करते हैं ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स, तो इनमें चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पांचों के पांचों अनपेयर्ड होते हैं, तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोवलेंट मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। जब आप इन्हीं एलिमेंट्स का कंपेयर करेंगे अगर हम S ब्लॉक के एलिमेंट्स से, तो S ब्लॉक के कंपैरिजन में इनकी मेटालिक टेंडेंसीज कम होती है, और इसका कारण है इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ज्यादा होना। पर जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 to 18 में जब हम चलते हैं, तो यहाँ पे चूंकि एलिमेंट्स के साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इनके वैलेंस ऑर्बिट मोर देन 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, तो जिसके कारण इनके जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उतना ज्यादा एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते। तो वैसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और खुद को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस में, और वैसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल के रूप में कैटेगराइज करते हैं। यानी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये हाई होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक नेगेटिव आयंस के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन के साथ होता है, क्लोरीन के साथ होता है। आप अगर ऑक्सीजन लेते हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, उसके वैलेंस ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सोर्सेज एंड कन्वर्टेड इनटू O-, आयन, तो वो O- में कन्वर्ट होगा। वहीं पे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 एंड इसका वैलेंस ऑर्बिट कंसिस्ट कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके Cl- में कन्वर्ट होगा। तो वैसे एलिमेंट्स जिनमें टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो वैसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल के रूप में कैटेगराइज करते हैं। मींस metals are electro-positive in nature and non-metals are electro-negative in nature. Generally, all metals are found in crystalline solid होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं। अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे मरकरी लिक्विड स्टेट में हमको मिलता है, सोडियम पोटासियम को हम इजी वे में चाकू से काट सकते हैं इनको हम, तो उनके दूसरे कारण हैं इनके सॉफ्ट होने का। लेकिन जो ज्यादातर मेटल हमको क्रिस्टलाइन स्टेट में मिलते हैं, जो रिजिड सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, इनका मेन कारण है कि मेटल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि एटम्स एक दूसरे के साथ एक रेगुलर अरेंजमेंट में बंधे होते हैं। इन रेगुलर अरेंजमेंट में बनने के कारण जो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो शो करते हैं, इनके कारण इनके बीच लगने वाले यानी एटम्स के बीच लगने वाले मेटालिक फोर्सेस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। और ये कारण है कि मेटल्स टिपिकल हार्ड होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अगर आप इनको हैमरिंग करते हो या स्ट्रेच करते हो आप अगर इसको, तो ये स्ट्रेच करने पे वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इस पे हैमरिंग करोगे तो ये सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जल्दी टूट के अलग नहीं होते हैं। इसका कारण है कि एटम्स के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्स होता है, और ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्स अराइज होता है क्योंकि मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव कैर्नल्स के रूप में फंसे होते हैं, और इनके चारों तरफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अंदर पॉजिटिव चार्ज डोपिंग है जो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, और उसी क्रिस्टलाइन रिजिड स्ट्रक्चर के कारण इनका जो नेचर होता है वो मैलिएबल और डक्टाइल होता है। और यही कारण है कि इनकी एमपी और बीपीज हाई होते हैं। एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इनके एटम्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, तो अगर इनको तोड़ना हो, मेल्ट करना हो, गलाना हो या फिर वेपर में अगर कन्वर्ट करना हो, तो वैसे केस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड होगा। और यही कारण है कि मेटल्स के जो एमपी और बीपीज होते हैं ये यूजुअली हाई होते हैं।
जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में जो एटम्स होते हैं इनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, कुछ एक नॉन मेटल्स को छोड़ के। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कुछ एक नॉन मेटल को छोड़ के, जैसा कि रेगुलर अरेंजमेंट p4 में हमको देखने के लिए मिलता है, हमको डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन का जो अरेंजमेंट मिलता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट मिलता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। बट बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनमें एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, और इस इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सारे के सारे नॉन मेटल्स ब्रिटल नेचर के होते हैं। आप अगर उनको थोड़ा सा अगर आप हैमरिंग करते हैं तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, मतलब उनमें मैलेबल और डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ये नहीं पाई जाती है। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो इनको हैमर करने पर इनसे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंगिंग साउंड का भी वही कारण है क्योंकि एटम्स, जो मेटल के एटम्स होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू। तो जैसे ही आप इनके ऊपर हैमरिंग करते हो तो वो वाइब्रेशन नाइबोरिंग वाले एटम्स में शिफ्ट होता चला जाता है, इससे ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी वाइब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल में के जो एटम्स होते हैं तो उनके बीच का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, और उस इरेगुलर होने के कारण वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो अपने नाइबोरिंग एटम्स में ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। वहीं पे हम अगर मेटल की बात करते हैं तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका कारण है कि मेटल्स के गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने का कारण है कि मेटल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है। तो जैसे आप किसी एक साइड को, मेटल के एक साइड को आप हीट करते हो तो उनके एटम्स हीट एनर्जी के कारण वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और वो वाइब्रेशन अपने नाइबोरिंग एटम्स को शिफ्ट यानी ट्रांसफर करते चले जाते हैं, जिसके कारण वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हीट एनर्जी को शिफ्ट करते हैं वाइब्रेशंस के फॉर्म में। इसलिए मेटल्स यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन वहीं नॉन मेटल्स में इरेगुलर अरेंजमेंट और शॉक एब्जॉर्बर एक्टिविटी होने के कारण वो वाइब्रेट तो करता है, लेकिन सिर्फ वही एटम वाइब्रेट करता है जिसको आप हीट एनर्जी सप्लाई दे रहे हो, वो अपने नाइबोरिंग एटम में उस हीट एनर्जी के वाइब्रेशन को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। यही कारण है कि नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो सभी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका कारण है कि जितने भी मेटल्स मिलते हैं इनमें यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस ऑर्बिट में होते हैं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आइदर 1, 2 और 3 जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उस एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम होती है। तो उतना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण वो इजी वे में अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो जो मेटल होते हैं उनके वैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इजी वे में माइग्रेट कर सकते हैं, और ये कारण है कि जो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण सारे के सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाँ, कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जो बेस्ड कंडक्टर होते हैं, तो वहीं पे कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट सारे मेटल करते हैं, क्योंकि लगभग सारे मेटल्स जो भी हमारे पास मेटल्स हैं उन सभी में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है।